हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है हमारा बोनस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द 7th एडिशन। ये नए 7th एडिशन में चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम, और लास्ट क्लास तक हम चैप्टर नंबर 11 तक कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास के बाद हमारा पार्ट 1 पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो इस बुक में जब इस चैप्टर का इंडेक्स आता है तो ये तीसरे लेवल पे आता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये जानना है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों बना। पहली बात तो हमें ये बताओ ये ऐड क्यों हुआ। क्योंकि भैया हमने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी हैं, जो थोड़े से ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर्स ने कुछ ऐसे जो डेफिनेशन दे रखी थी उनको उन्होंने यूपीएससी ने ऐसे चुना और उसको भैया क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे सामने क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चंस को हम क्लास के लास्ट में देखेंगे जरूर, ये यहीं के ही सॉल्व भी हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर चैप्टर पूरा इसके लिए डेडिकेट हुआ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमें इस चैप्टर को पहले तो समझ लें एक बार में कि सर ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये क्या है कि जब आप फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट सब पढ़ा दिए, उसके बाद आप आज बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो आप इसको पढ़ना चैप्टर नंबर 2 के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमें ऐसी और डेफिनेशन मिल रही हैं जो इंपॉर्टेंट बन रही हैं। एक आपको मैं और एक चीज बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो चैप्टर है ये प्रीलिम्स मेंस में तो यूजफुल है ही है, क्योंकि GS2 GS4 ऑप्शनल में आएगा ही आएगा। इसके अलावा इस चैप्टर का आपको हेल्प मिलेगी जब आप अपने इंटरव्यू में बैठोगे। और इंटरव्यू के लिए मैं आपको कुछ एक बात बताऊं, इंटरव्यू में ना आपका पर्सनैलिटी का एक और डायमेंशन चेक होता है जिसका नाम है कैरिज्मा, कैरिज्मेटिक, कि आप कैरिज्मेटिक हो या नहीं। तो भले ही आप कैरिज्मेटिक ना हो पर उसकी तरफ बनने का प्रयास करना शुरू कर दो। कैरिज्मेटिक दिखने के लिए 4 आपको कदम चलने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहला कदम है डू नॉट डिवाइड योर अटेंशन। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अगर सुन रहे हो तो सुनो। दूसरा, इफ यू वॉन्ट कैरिज्मा यू लिसन फर्स्ट, यू स्पीक लेटर। आप पहले सुनो और बोलो बाद में, ठीक है। अगर आप कैरिज्मेटिक पर्सन हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छे स्पीकर हो, पर आप उससे भी अच्छे लिसनर हो। तीसरा, अगर आपको कैरिज्मेटिक दिखना है, मेक डिसीजंस एंड स्टिक टू देम एंड ऑल्सो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, कैरिज्मेटिक होने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डू नॉट मूव फास्ट। आप तेजी में बोलो मत, हड़बड़ाहट में नहीं। इफ यू हैव कैरिज्मा यू हैव दैट पीस ऑफ गॉड, और मैं बता रहा हूं दैट पीस इज प्योर पावर। इंटरव्यूअर देखते ही समझ जाता है कि आई वॉन्ट दिस कैंडिडेट, ये चाहिए। आप जितने भी बड़े बड़े जितने महान व्यक्तित्व को देखते हो उनमें सब में एक चीज कॉमन है, वो है कि यार ये लोग बहुत ही शांत होते हैं, काम, कंपोज्ड, एकदम जिसे कहते हैं शांत। और उनसे ऐसा लगता है, उनकी ऑरा से ऐसा हमें लगता है कि हमें इनके जैसे हम कैसे बने, क्या करें, क्या पढ़ लें कि हम इनके जैसे एकदम इतने विद्वान दिखें, इतने ऐसे हिम्मत वाले दिखें। तो इसका एक सीधा सिद्धांत है, कैरिज्मा के लिए हमको ये 4 सिद्धांत पूरे करने, ठीक है। अब ये तो खैर टॉपिक से हट गए, वापस चलते हैं हमारे टॉपिक चैप्टर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब के ऊपर। क्या है भाई, ये क्यों शुरू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप लैटिन में मीनिंग देखोगे, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूएर। अब इसका क्या मतलब है सर, ये इसका मतलब है बनाना, किसी चीज को सेटअप करना। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का और भी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग मतलब भी होते हैं, जैसे किसी एक एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या एक चेयरमैन है, दो एसोसिएट असिस्टेंट चेयरमैन है। तो इसका भी एक मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कितने लोग हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से ये बनाया गया है। तो लेकिन हमारे पॉलिटिकल सेंस में हम पॉलिटिकल डायमेंशन में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसे बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एक ऐसे बेसिक सेट ऑफ सिद्धांत, ऐसे गाइडलाइंस जो स्पेसिफाई करती हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग कैसी होगी सरकार की, और साथ ही उसका रिश्ता कैसा होगा सरकार के साथ और लोगों के साथ इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। कुल मिला के यही है कि संविधान की डेफिनेशन ही यही है कि एक बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो
सरकार की वर्किंग बता दे, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की कॉम्पोजिशन, सरकार का स्ट्रक्चर बता दे, साथ ही ये बता दे कि सरकार का लोगों के साथ तालमेल कैसा होगा उनके अधिकारों के लिए और उनकी ड्यूटीज के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कई ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपने मन से बहुत डेफिनेशन दी है, पर कुल मिला के जैसे सारे धर्म कुल मिला के एक ही बात सिखाते हैं, ऐसे ही कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो जो डेफिनेशन दी है सबका बेसिक मतलब वही है, फंडामेंटल मतलब वही है। कुछ ऐसे आपको नाम मिलेंगे कई बार, केसी वेहरे साहब का नाम आप कई बार सुन भी चुके हो, अभी आगे भी आएंगे ये, तो ये हुए। इसके अलावा गिलक्रिस्ट जी हुए। ये गिलक्रिस्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो क्रिकेट के बढ़िया वाले कप्तान ऑस्ट्रेलिया के, ये हैं RN गिलक्रिस्ट। एक होंगे RG गेटल साहब। तो इन लोगों ने भी अपनी अपनी डेफिनेशन दी है कि साहब क्या है ये संविधान। संविधान एक बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, एक प्रिंसिपल, एक बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो ये बताता है कि सरकार आर्बिट्रेरी काम ना करे, सरकार ऐसा वैसा काम ना करे। इसके अलावा और भी लोग हैं, जैसे वेड एंड फिलिप्स हुए। तो वेड एंड फिलिप्स दो लोगों के नाम हैं, इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हुई हैं, इन सब ने जो जो मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इन लोगों ने अपनी किताबों में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्या है। पर कुल मिला के अगर हम देखें तो संविधान का और क्या क्या मतलब निकल के आता है भाई, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कि सबसे बेसिक मौलिक फंडामेंटल जो भी कानून है वो संविधान में होना चाहिए, जो सबसे ऊपर हमने एक लिविंग डॉक्यूमेंट, बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, सुप्रीम लॉ सबसे ऊपर है। इसके बाद ही सारे लॉज निकलेंगे, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रीज लॉ, कंपनीज लॉ, जितने भी आपके लॉ हैं वो सारे संविधान के नीचे से निकलेंगे। अगर संविधान में ये सारे कोई छोटे मोटे जो एक्ट होंगे अगर ये संविधान के खिलाफ जा रहे होंगे तो ये नहीं चल पाएंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो सुप्रीम लॉ ही होगा हर देश का, चाहे हमारा हो चाहे किसी और देश का हो। बेसिक लॉ, दोनों में फर्क है। एक कहता है सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, ये खासकर डेफिनेशन चलती है इंडिया में, जो मैंने आपको पहले कहीं अगर बताया हो, आपको याद आ रहा हो, और ये चलती है जर्मनी में। ये क्या हुआ सर, ये क्या मतलब है दोनों में? तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, इसमें से सारे एक्ट्स निकले हैं, सारे और जो बाकी लॉ, स्टैट्यूट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल जो निकले हैं वो इसमें से निकले हैं, इसके नीचे से निकले हैं। यहां पे क्या मतलब है, इस बेसिक लॉ से सारे एक्ट निकले हैं। अब एक बेसिक लॉ है उसको समझ लेना, बाकी उसके ऊपर बनाते जाओ अपने अपने लॉ। तो हमारे यहां जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ, और जर्मनी का जो वेरमार कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम कहते हैं वहां का वो बेसिक लॉ है। कम से कम इतना मान के चलो, इसके ऊपर आप बढ़ाते चलो, ऐसा होता है। ये सरकार के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी है, साफ बात है, क्योंकि सरकार और चल कैसे रही है, संविधान से चल रही है। संविधान में गाइडलाइन लिखी हुई है, संविधान में ये लिखा है कि ये ना करना, वो ना करना और ये जरूर करना। तो वो सारी चीजें सरकार को गाइडलाइन देती है कि उनके लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उनके लिए एक औजार है बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्टेट के सारे रूल्स बताता है कि साहब स्टेट में क्या क्या रूल चलने हैं। हमारे पॉलिटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है कि सेंटर पे ये होगा, स्टेट में ये सारे एक्ट, ये सारे सरकारें होंगी, जुडिशरी ऐसी होगी हमारी, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जो होगी ग्राउंड स्तर पे, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर महापालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वो कैसी कैसी होंगी। ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे आप इसका मतलब बताना जरा गूगल करके, आपको समझ हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा कि ग्रैंड नॉर्म क्या होता है। ग्राउंड से रिलेटेड होगा, नॉर्म होगा, नॉर्म माने नॉर्म्स, जो रेगुलेशन, गाइडलाइंस, वही सारी। नाउ एक चीज और देखो कि जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहेंगे, चाहे किसी भी देश का हो, तो उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कुछ ऐसे फंक्शन या पर्पस फुलफिल कर रहा होगा जो उस देश के लिए जरूरी हैं, वहां के लोगों के लिए जरूरी हैं। तो एक एलियट बुलमर साहब हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छे से बता रखा है अपनी किताब में कि ऐसे कोई भी संविधान किसी भी देश का हो वो क्या क्या फंक्शन और पर्पसेस फुलफिल कर रहा है। तो भैया ऐसे 8 चीजें हैं। पहली हो गई कि वो ये डिक्लेयर डिफाइन करता है हमारी बाउंड्रीज क्या क्या है पॉलिटिकल कम्युनिटी की। सर पहले बताओ उसका मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल कम्युनिटी माने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, बाकी ऐसे लोकल लेवल पे लोग जो जनता के ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, या जैसे हम बोले अगर पुलिस मित्र भी जो होते हैं तो वो भी हमारे एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो इन लोगों की सबकी क्या बाउंड्रियां हैं, इन सारे संस्थानों की, इन सारे डिपार्टमेंटों की, उनकी सबकी बाउंड्रियां बताता है कि साहब आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। दूसरी चीज ये बताता है कि हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर और अथॉरिटी कैसी होगी इस पॉलिटिकल कम्युनिटी की,
कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बर्ताव कैसा होगा और उसकी अथॉरिटी क्या है, वो किस प्राधिकरण के तहत, वो किस अधिकार के तहत आपसे कोई काम ना करवाने को बोल रहा है और कोई काम करवाने को बोल रहा है। तो तीसरी चीज होगी हमारी कि ये बताएगा कि हमारी पहचान, हमारी वैल्यूज क्या क्या है एज अ नेशनल कम्युनिटी, हम एज अ नेशन, एज अ पूरा कंट्री, हमारी क्या क्या हमारी पहचान है। क्या हम भारतीय हैं तो हमारे भारतीय होने की पहचान क्या है, हम किस चीज से मानते हैं खुद को कि हाँ साहब हमारे अंदर ये वैल्यू हो, तब हम एक बिल्कुल अच्छे देश के, भारत देश के नागरिक हम माने जाएं, कहलाए जाएं। तो वो सारी बातें बताता है। ये सब बातें हर संविधान में अपने अपने देश की अपने अपनी वैल्यूज होंगी, अपने अपने कल्चर होगा वहां के लोगों का, उनका अलग सिस्टम होगा पॉलिटी का, तो वो भी बताएगा उनका संविधान उन देशों का। हमारा कैसा बताता है, हमारा ये बताता है। ये चौथी चीज ये बताएगा कि हमारे यहाँ अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है नागरिकों के। साफ बात है, बता ही रहा है, पार्ट 3 पार्ट 4। इसके अलावा ये बताएगा कि हमारे यहां ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जितने भी हैं पूरे देश में, पूरे कम्युनिटी में, यहां कम्युनिटी माने कोई छोटी कम्युनिटी का मतलब नहीं है, यहां कम्युनिटी माने बहुत बड़ी कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी का क्या क्या, पहले तो ये कैसे बनेगी, कोई एक्ट के तहत बन रही है, संविधान में पहले से इसको प्रोटेक्शन दी हुई है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कई ऐसे कमीशन हैं, कमिटियां हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को हमारे संविधान ने ही मेंशन कर दिया है। इलेक्शन कमीशन किसी एक्ट के तहत बना नहीं है। जैसे आईआईटी है, तो आईआईटी किसी एक्ट के तहत ये इंस्टीट्यूट, ये संस्थान चालू हुआ, ये दिखा सामने। तो आईआईटी, अब जैसे आईआईटी मुंबई है, तो आईआईटी मुंबई हमेशा से नहीं था, आजादी के समय से नहीं था, ये बाद में बना ना। तो ये एक आईआईटी एक्ट के तहत पास हुआ था। फिर आईआईटी एक्ट के तहत एक आईआईटी बॉम्बे बनाया गया, पवई लेक के पास जमीन ली गई, वहां पे कैंपस बनाया गया, हॉस्टल बनाया गया, सब सामान बने। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो संविधान में पहले से मेंशन होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे संघ लोक सेवा आयोग। तो ये सारे ऐसे कमीशन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो पहले से ही वहां मौजूद हैं, जो आजादी के साथ ही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुल मिल चुके थे। इनको बताता है कि इनके पास क्या क्या इनके पावर हैं, क्या इनको रेगुलेशन भी बताता है कि साहब आप ऐसे काम करो, ये ना करो, और आपको ये तो करना ही करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये वाली बात है। एक चीज ये बताता है कि जितनी हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे स्टेट पे हो, चाहे कोई भी अंदर सब स्टेट के और भी कोई इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर है, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो पावर शेयरिंग हो रखी है वो कैसी होगी, कि कितनी पावर किसके पास है, कितनी पावर दूसरे के पास है, कौन उसकी पावर में इंटरफियर ना करे, ये सारी बातें। एक और चीज जो बताता है हर देश का संविधान, कि उस देश का ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उनकी धार्मिक पहचान क्या होनी चाहिए किसी भी देश का अगर कोई संविधान है तो। जैसे इन साहब के यहां, पहली बात तो बताना मुझे कौन सी कंट्री है ये, और इन साहब के देश में क्या क्या भैया उनकी कोई इस देश की अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी है क्या, और अगर है तो वो क्या होगी, वो संविधान इनके संविधान में झलकनी चाहिए, ये बताएगा। भले इनके संविधान रिटन हो, अनरिटन हो, कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर संविधान जो होगा, जो बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा, बेसिक गाइडलाइंस का एक इकट्ठा पूरा पोथी होगी, वो ये जरूर इशारा कर देगी कि एक देश का रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। जैसे हमारे यहां हम हैं इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, सेक्युलर, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो हमारे यहां इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसके धर्म को तवज्जो ज्यादा दें, किसी के धर्म को तवज्जो ना मिले। हमारे यहां हर धर्म को समान रूप से सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, हर तरह के लोग हैं हमारे, अपना अपना फेथ, अपना अपना विश्वास, अपना अपना आस्था बना के चलते हैं अपने इष्ट देव के साथ। तो इन लोगों को अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमारे संविधान ने बोला कि सब ओके है, सब अपना अपना धर्म फॉलो करो, ऐसा कोई पब्लिक मोरालिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन ना आए तो अपने आप की आस्था है, श्रद्धा है, जैसे करना है वैसे चला लो, ठीक है, ये बता दिया। इसके बाद एक चीज और बताता है हमारा संविधान, ये 8वां है, कि हमारे स्टेट्स को कमिट करवा देता है तो वो पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स की तरफ, कि कोई भी जो स्टेट होंगे उनके कुछ ना कुछ ऐसे कुछ इरादे होंगे, उनके कुछ ऐसे गोल होंगे, कुछ एम होंगे या पर्पस होगा जो स्टेट को फुलफिल करना ही करना है। राज्य को, राज्य माने यहाँ पे यूपी बिहार नहीं, राज्य माने पूरा सरकारी तंत्र, पूरा स्टेट का तंत्र, वो कि वो किस तरफ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या विकास की राह पे कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और किस तरफ आगे बढ़ रहा है, दोनों चीज जानना जरूरी है। यही हमारा संविधान को यही हमारा संविधान कमिट करवाता है स्टेट को कि तुम करोगे ही करोगे, तुम डीपीएसपी का पालन करवाओगे, या तुम फंडामेंटल राइट्स लोगों के छीनना नहीं, सिवाय एक दो के,
क्योंकि भाई वो तो बिल्कुल नहीं छीने जा सकते, बाकी छीने जा सकते हैं जब इमरजेंसी लग जाए, कोई बात हो जाए। ये ऐसे हमारे एग्जाम्पल देखो हमारे संविधान के, बाकियों में नहीं है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से कई हम पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हम पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट हम पढ़ चुके हैं। ये बताता है कि भैया कैसे हमारे देश के नागरिकों के पास क्या क्या उनके पास अधिकार हैं। 15, 16, 17 लाइन से याद है ना, एक एक करके तीनों। फिर उसके बाद ये बताता है डीपीएसपी के हमारे राज्य का जो डायरेक्टिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए। डायरेक्टिव्स माने किस तरफ वो बढ़े राज्य हमारा, क्या सोचते हुए अपने नए कानून बनाए, क्या सोचते हुए कोई नया एक्शन ले, या सारे वर्कर्स के लिए एक लिविंग वेज, एक रोजगार, एक जिंदा रहने का एक ऐसा मिनिमम ऐसा वेज मिले कि भाई वो सलामत रह सकें, हर किसी को रोजगार की गारंटी मिल सके और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सके उसको, उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो। एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ हर स्टेट को अपने सिटीजन्स को आगे लेके जाना है। ठीक है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये हमारे संविधान कहता है, हमारे स्टेट को इशारा करता है कि तुम्हें ऐसे चलना है कि तुम लोगों का पोषण का चिंता करो, लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रही है कि नहीं, और पब्लिक हेल्थ इन कलेक्टिव, पब्लिक हेल्थ एट लार्ज इंप्रूव हो रही है कि नहीं, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं आदमी हूं तो मुझे सेम काम करने के ज्यादा पैसे मिलेंगे, कोई अगर लेडी है, कोई फीमेल है तो उसको सेम काम करने के कम पैसे मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो काम अलग अलग हो, अगर काम सेम है तो पैसे सेम होने चाहिए। ये हमारा संविधान कह रहा है कि आपको स्टेट को ये इंश्योर कराना है ये सब। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, डीपीएसपीज हैं, तो ये देख रहे हो पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों मिलकर हमारे स्टेट को कितना गाइडलाइन दे चुके हैं कि पार्ट 3 में तो ऐसे ऐसे लिख दिया है कि स्टेट शैल नॉट ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं लाएगा, किसी से अधिकार नहीं छीनेगा। और डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि स्टेट मस्ट एंडीवर, स्टेट शैल एंडीवर, कि इस तरफ तो प्रयास करेगा ही करेगा कि ऐसी चीजें फुलफिल हो सकें। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि फाउंडिंग फादर्स ने पहले ही लिख के दे दिया कि आने वाली सरकारें या आने वाला जो भी हमारा सेंटर का या स्टेट का जो भी हमारा तंत्र होगा वो ऐसी चीजें ना भूल जाए, ये तो करना ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू हमारे ऐसे एक अच्छे संविधान की अच्छी क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, हमारे ही नहीं किसी और देश के भी। तो ये सारे जो ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये कई कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपने अपने किताबों में लिख रखे हैं। तो इस चैप्टर में उन सारी बातों का छोटा छोटा निचोड़ निकाल के रखा हुआ है। चैप्टर छोटा है, थोड़ा सा ड्राई लग सकता है कि अरे सर सेम सेम बातें लग रही हैं, क्या है बार बार वही सब पढ़ा रहे हो आप, तो लेकिन सब में एक एक पॉइंट का फर्क है और हमें एक एक करके सारे पॉइंट देखने हैं। पहली बात तो ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है इन ब्रीफ, ब्रीफ छोटे में बताओ, शांति से बताओ, कम में बताओ, कुछ शब्दों में बताओ। तो ये बताओ, अब हमारे अगर कोई अच्छा संविधान होगा तो वो प्रिसाइज होगा, एकदम पर्टिकुलर होगा, वो इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि ये कैसे हुआ, ऐसा वाला डायलॉग। तो प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम इन ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और कोई उसमें अनवांटेड प्रोविजन ना हो, ये भी है। अब आप एक चीज सोचो, हमारा संविधान क्या ब्रीफ है, हमारा संविधान क्या छोटा है, एकदम टू द पॉइंट बातें करता है, हाँ और ना दोनों। हमारा संविधान छोटा नहीं है, हमारा संविधान लेंदी बहुत है, बहुत लेंदी है, पर पर्टिकुलर बात करता है, एकदम उसी स्पॉट पे बात करता है और उस चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। तो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन जहां होगा, जहां पे बहुत सारी डिटेल होंगी, वो क्रिएट करता है कंफ्यूजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स क्लॉजेस। ये क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लो आर्टिकल 19 है, अब आर्टिकल 19 में इतनी सारी फ्रीडम दी हुई है, फ्रीडम 1 ABCDEF, फिर उसके बाद उनके भाई उनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लिखे हुए हैं। अब आर्टिकल 368 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर क्लॉज ऑफ दिस प्रोविजन। तो ऐसी बातें से क्या हो रहा है, ऐसी बातों से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऐसी बातों से हम क्लॉजेस को इंटरप्रेट करने में कभी गफलत कर जाते हैं, कभी गलती हो जाती है। तो वो संविधान अच्छा माना जाता है जो एकदम टू द पॉइंट बात करता है, सीधे मछली की आंख पे निशाना मारता है, और वही संविधान अच्छा माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं हमारा संविधान खराब है, नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि साहब एक संविधान अगर छोटा होगा तो वो टू द पॉइंट बात करेगा, पर्टिकुलर बात करेगा और उसको वहीं के वहीं करके खत्म कर देगा। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आर्टिकल पार्ट 3 में कोई अगर ऐसा कोई क्लॉज लिखा हुआ है तो वो पार्ट 20th में भी उसका कहीं ना कहीं मेंशन है। मतलब छोटी बात नहीं है, एक जगह तो नहीं है, वहां भी है सर, वहां उसके पीछे भी है सर, एक पार्ट 4 में कुछ लिखा हुआ है सर। इसको कैसे देख रहे हो आप? तो इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि हमारा संविधान ब्रीफ नहीं है यार। पहले आपको संविधान पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइन से, तब आप कह पाओगे अच्छा
अब मैं समझा क्या कहना चाह रहा है ये। तो क्लैरिटी देखो, क्या संविधान क्लियर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर संविधान क्लियर नहीं होगा तो भैया प्रॉब्लम आ जाएगी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की। हमारा संविधान है ही ऐसी लैंग्वेज का कि दो लॉयर्स को बैठ के बहस करनी पड़ती है कि लाइन का मतलब क्या है। तो हमारा संविधान तो एकदम लीगलीज लैंग्वेज, इसको लीगलीज बोलते हैं, कि जो जुडिशरी की जो लैंग्वेज है, जो बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज करती है कि साहब, वो एकदम ऐसी लैंग्वेज है लीगल लोगों की, एकदम बड़ी सी, नथिंग नथिंग इन दिस क्लॉज शैल डू दिस, शैल हैव दिस इम्पैक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन दैट अदर पार्ट 3। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रही है। कई लॉयर्स को बैठ के इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए तगड़ा, और उसके बाद उन्हें याद होना चाहिए कि इतना बड़ा सेंटेंस, इसको पहले तोड़ के देखो क्या कहना चाह रहा है, फिर इसको समझो। तो क्लैरिटी में हमारा संविधान थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसको डिटेल में कर दिए हैं कि वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है किसी आम इंसान को। अगर उसके प्रोविजन क्लियर टर्म्स में नहीं होंगे तो भैया लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इशू है ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है किसी भाई और संविधानों में। फिर हमारा एक आएगा डेफिनेटनेस। क्या हमारा संविधान एक डेफिनेट बात कह रहा है कि नहीं? कुछ ऐसी तो नहीं कि कुछ इधर उधर की बात हो रही है और कुछ मुद्दे की बात पे नहीं है, जिसका मतलब है एम्बिग्विटी तो नहीं है। अगर एम्बिग्विटी होगी तो डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस इन देयर इंटरप्रिटेशन बढ़ जाएगा। ये क्या हो रहा है सर? कई बार आप जब देखते हो कोई भी आर्टिकल 25 हुआ, आर्टिकल 26 हुआ, आर्टिकल 29 हुआ, तो इनमें क्या हो रहा है? पब्लिक हेल्थ लिखा हुआ है ना, पब्लिक मोरालिटी लिखा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है। सर ये क्या है? सर ये ऐसी बातें हैं जो किसी जज के लिए कुछ हैं, किसी जज के लिए कुछ हैं, और हेल्थ। तो इसका एग्जाम्पल दो सर। इसका एग्जाम्पल ये है, अब कोई बच्ची है, वो चौराहे पे खड़े होकर अगर टिकटॉक बना रही है, कोई वीडियो बना रही है, तो हो सकता है किसी जज को लगे कि साहब इससे तो पब्लिक मोरालिटी खराब हो गई, हाय हाय। और कोई जज हो सकता है जो कहे अरे बच्ची है यार, अपना एंजॉयमेंट कर रही है, करने दो, अगर किसी को ट्रैफिक नहीं रोक रही है, कोने में खड़े होकर अपना काम कर रही है, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? वो अपना एंजॉय कर रही है, वो अपने भाई टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए अपना काम कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा संविधान ने ऐसे कुछ एम्बिग्यूअस वर्ड दे दिए हैं। ये एम्बिग्यूअस वर्ड है, एम्बिग्यूअस माने नॉट क्रिस्टल क्लियर, नॉट बिल्कुल पर्टिकुलर। तो एम्बिग्यूटी हो रही है, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, और हर कोई जज का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। जैसे हाल में आपको अगर याद हो, पिछले साल या एक उससे 2 साल पहले एक जज साहिबा थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने पॉक्सो केस में एक ऐसा जजमेंट दिया था जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, और उनका एलिवेशन होना था एडिशनल जज से, उनको परमानेंट जज बनना था हाई कोर्ट का। फिर कॉलेजियम ने उनका नाम दे दिया था, लेकिन वापस ले लिया उनके इस जजमेंट के बाद। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि वो जजमेंट गलत था, फ्लॉड है, उसमें एरर है, हम सही कर रहे हैं उसको। तो आपको अगर वो केस याद हो तो मुझे केस का नाम बताना, ठीक है? केस का नाम, साथ ही वो महिला जज, उनका नाम भी अगर आपको पता होगा तो ठीक है। एनीवे, तो खैर वो रिटायर भी हो गई और वो हट गई हैं। तो ऐसा अच्छा, इससे क्या हुआ सर? तो मतलब जज ने अपना इंटरप्रिटेशन लिया, अपने विवेक से, अपने डिस्क्रेशन से उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये आज सही है, दे दिया फैसला। अब एम्बिग्यूटी में यही होगा, कोई जज बोलेगा नहीं नहीं पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं है, कोई बोलेगा हाँ सर मोरालिटी के अगेंस्ट है तो है। अब दोनों में एम्बिग्यूटी हो रही है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी हो। कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब कंप्लीट होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एकदम फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरी चीज कवर करो, अच्छे से पढ़ाओ सर, तब मानेंगे हाँ टीचर हो, ऐसी वाली बात। कॉम्प्रिहेंसिव इन लेइंग डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, के पूरी बात करो एकदम, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 25, 32 सब तक, 35 तक। हम तब मानेंगे कि हाँ इससे कंट्रोवर्सी कम होंगी, इससे लिटिगेशन कम होगा। लिटिगेशन माने कोर्ट की प्रक्रियाएं, कोर्ट की जो प्रोसेस होती है, कभी कोई याचिका डालना, कोई किसी के बनाम कोई केस करना, तो उसको बोलते हैं कि हम लिटिगेशन में फंस गए, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए। तो अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, अगर वो लिस्ट पूरी होगी, अगर सरकार की पावर्स की या अपने अधिकारों की, ड्यूटीज की अपनी लिस्ट हमारी कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है, होलिस्टिक है, तो भैया फिर एम्बिग्यूटी नहीं होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये कितने पॉइंट हो गए? ये पॉइंट हो गए 4। तो ये 5वां पॉइंट है हमारा, सूटेबिलिटी, कि क्या हमारा संविधान सूटेबल है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारी नीड्स, हमारी एस्पिरेशंस के लिए, हमारी हिस्टोरिकल, हमारी सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द नेशन के लिए।
है कि नहीं? तो होना चाहिए। हर देश का संविधान जो होगा वो ये दिखाएगा कि यहां के लोगों की जरूरतें क्या हैं। हमारे संविधान की जरूरत थी हमारे देश के लोगों, हमारे देश के बहुत बड़े गरीब तबके का उत्थान करना। तो हमारे संविधान ने ये चीज पहले ही मेंशन करी कि हम राइट टू इक्वालिटी दे रहे हैं। पहले हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर रहे हैं। हम आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिखा हुआ है, वो छीना जा सकता है इफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज फॉलोड, ऐसा करके लिखा हुआ है ना। अब आप समझ गए कि अच्छा हमारे देश के संविधान तब ऐसे लोगों ने बनाया जिन्होंने उस समय देश की ऐसी जरूरतें देखी हैं। अब अगर किसी को और कोई संविधान में कुछ और डालना होगा आज के हिसाब से, तो वो पहले आज की सोसाइटी को देखेगा कि आज की सोसाइटी में क्या और चाहिए। क्या आज की सोसाइटी में हर किसी को लैपटॉप चाहिए? अगर चाहिए तो डाल देंगे संविधान में कि साहब एवरी पर्सन शैल हैव अ लैपटॉप, उसमें सब i5 i3 i9 सब लगा होगा, प्रोसेसर बढ़िया वाला लगा होगा। पर ये अभी हमारे संविधान में ऐसी कोई जरूरत दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो जब भी जरूरत कोई ऐसी आएगी, मान लो कल को पानी महंगा हो गया, कल को शुद्ध पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और उसमें फिर संविधान में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हर किसी को साफ शुद्ध जल मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, लिखवा देंगे साहब। अगर ऐसी कोई बड़ी बात आपदा आ गई तो जब सूटेबल होना चाहिए, जब भी कभी कोई आगे नीड्स, कोई आगे एस्पिरेशन, कोई आगे हमारी क्या क्या हमारी हम एस्पायर करते हैं या हमारी जरूरत है हमारी एज अ सोसाइटी कि हमें ये चीज मिले, तो उस संविधान में झलक जाए, उस संविधान में दिख जाए हमारा हिस्ट्री रही है, हमारे वो दिखना चाहिए। हमारी क्या हिस्ट्री रही है? हमारे कास्ट सिस्टम है, हमारे कॉलोनियल रूल था। तो हमारे यहाँ वो सब को देखते हुए, हमारे उस समय जो सोशियो कल्चरल हमारा बैकग्राउंड है, सोशियो कल्चरल हमारा जो पूरा समाज है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी पॉलिटिकल हमारा कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए संविधान हमारा तैयार हुआ। इसके बाद क्या संविधान स्टेबल होना चाहिए? एब्सोल्युटली शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड शुड नॉट अलाउ इजी टैम्परिंग। बस ये ना हो कि पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, सरकार आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए, है ना। और संविधान रहेगा, सरकारें किसी की भी आए, कोई भी आए जाए, सब लोग डीपीएसपी का तो फॉलो करते ही करते हैं। हर सरकार कोई भी हो, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट बहुत नहीं करती है, कभी कभी कर देती है। ठीक है, ये एक बात हो गई। एक और बात एडेप्टेबिलिटी, कि जो चीज हमारी जब नीड हमारी चेंज होंगी, जब हमारी कोई नई जरूरतें आएंगी, तो हमारा संविधान शुड बी डायनामिक इनफ, इतना डायनामिक हो, इतना मतलब प्रोग्रेसिव हो, इतना चेंज के लिए एडाप्टिव हो, रेडी हो कि बताओ कोई अगर नई जरूरत है तो हमें बताओ, लाओ हम ला देंगे। तो इतना भी एकदम ऐसा भी ना हो कि कभी भी खिलवाड़ हो जाए उसके साथ कि अरे सुबह उठे बदल दिए, शाम तक कुछ और बदल दिए उसको, नहीं। पर एडाप्टिव होने के लिए रेडी रहे कि लाओ बताओ कब कोई जरूरत आ रही है तो बताओ। और इतना ज्यादा स्टैटिक ना हो जाए। जैसे स्टैटिक डायनेमिक का फर्क पता है ना, स्टैटिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके यूपीएससी में और डायनेमिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके यूपीएससी में। तो ऐसे जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठहरा हुआ सब्जेक्ट है, जितना है उतना ही है। हिस्ट्री तो अब नहीं बदल सकती ना, जो हो गई सो हो गई, अब वही है, वही पढ़नी है हर बार। तो हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। हर दिन पॉलिटी देश की चेंज होती है, देश की ग्रो होती है पॉलिटी, और उसके तहत हम उसको देखते हैं नए एडाप्टिव फॉर्म में, कहां कहां इसमें क्या क्या बदलाव हो गया, लाओ देखें। कोई नई करंट अफेयर तो नहीं आ गई, कोई कहीं के कोई किसी गवर्नर ने कोई नया आदेश तो नहीं पारित कर दिया, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही हमारा संविधान डायनेमिक होना चाहिए और स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो खड़ा है, जो सांस ले रहा है, हर दिन समाज को देख रहा है, भले ही ऐसा एक्चुअल नहीं है पर हम इसको वर्चुअल लिविंग बॉडी कहते हैं कि हाँ साहब ये सांस लेता है, ये रोज सुबह जागता है, रोज रात को ये सोता है, और इसमें फिर सुबह उठ के चेंजेस हो जाते हैं। शुड बी एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। जब भी सिचुएशन की डिमांड होगी, कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी लोगों की, जनता की, किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो उसके हिसाब से संविधान को अमेंड होने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये भी इसका एक अपना इंपॉर्टेंट फीचर है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन कि संविधान कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हो तो बहुत तरीके के सकते हैं। अब कैसे कैसे हमने बांटे हैं, कैसे कैसे हमें दिखे हैं, तो पहले देखें इवॉल्व्ड और इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड माने एक क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई सदियों बाद, कई समय के, कई दशकों के, कई सेंचुरीज के बाद इवॉल्व होके आज खड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कि ये इवॉल्व हुआ है। जैसे आपका पोकेमॉन बचपन में कार्टून आता था,
तो पोकेमोन में जो पहले एक छोटा सा पोकेमोन होता है, वो बहुत लड़ाइयां लड़ता है, फिर वो धीमे धीमे एक दिन होता है कि वो चमकता है, जोर से झिलमिलाता है और वो बड़ा बन जाता है, वो इवॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ इवॉल्व होते हैं, कुछ इनएक्टेड होते हैं। तो इवॉल्व होते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव माने जो कंपाउंडिंग, जो बढ़ते रहते हैं, एक के पीछे एक बढ़ता रहता है, ऊपर जाता जाता है। और एक होता है इनएक्टेड, जो कन्वेंशनल है, प्रॉपर, जिसके कन्वेंशन है, रूल सेट हैं, सब कुछ, जो हर काफी देशों में रिटन इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन समझा माना जाता है, वो चीज। तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यहां लिखा भी हुआ है, ये जब राजा ने दस्तखत किए थे मैग्ना कार्टा पे, तो इन बैरन्स ने, जो बाकी साहूकार खड़े हैं, यहाँ के बड़े जो नाइट्स खड़े हैं, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने राजा से बोला कि बैठ जाओ यहाँ पे और हम लाएंगे हर हफ्ते एक्ट, ठीक है, तुम बस दस्तखत करना जैसे आज कर रहे हो। तो वो जो एक्ट आते गए, वो जो ये लोग कन्वेंशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, जुडिशियल डिसीजन जो जो वो लोग फॉलो करते गए, उसको इन्होंने इकट्ठा किया और उस पोथी को बोल दिया कि ये है हमारा संविधान। अब ये हमने इवॉल्व किया है। सन 1215 से लेके 1215 से लेके 2023 तक उनका रिटन जो उनका अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इवॉल्व हो ही रहा है, वो बढ़ ही रहा है अभी भी और बढ़ता जाएगा। उसमें नीचे के एक्ट हटा देंगे जो पुराने होंगे, काम के नहीं होंगे, जो नए होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जरूरत हो जिनकी है, वो ऊपर आते जाएंगे। तो वहां की पार्लियामेंट जो है वही एक्ट बना रही है, वही सब कुछ कर रही है, उन्हीं का मन है। कोई वहां ऐसा तो है नहीं कि लिख के एक बार रख दिया तो रख दिया कि वही संविधान है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ लिख के रख दिया एक बार, और जहां लिख के रखा है वो जो चेम्बर है उस संविधान का, ओरिजिनल संविधान का, वो नाइट्रोजन से भरा हुआ चेम्बर है, ताकि उस संविधान के जो पेजेस हैं वो सील ना जाएं। और ये पार्लियामेंट की हमारे लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो एक दूसरे होते हैं इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जानबूझ के बनाए जाते हैं बाय एनी काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे यूएस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल होता है, जो संविधान में जब भी छेड़छाड़ करनी होगी तो इस काउंसिल को जगाया जाएगा कि जागो और संविधान में छेड़छाड़ होने जा रही है, बताओ क्या कहते हो। तो कई ऐसे काउंसिल होते हैं, कई ऐसी सभाएं होती हैं, संविधान सभा जैसी हमारी यहाँ थी। तो इन्होंने जानबूझ के पढ़ लिख के 3 साल का समय लेके इन्होंने अपने आप बना के उसको खड़ा किया, तैयार किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसा लगा था हमें। तो ये प्रोमलगेट किए जाते हैं, मतलब ये पारित किए जाते हैं। ये हर उस दिन जब हमारे 280 लोगों ने बैठ के साइन किए थे उस पे, तो इन लोगों ने उस पे दस्तखत करके उस संविधान को बोल दिया कि आज से ये इनैक्ट हो गया है, आज से ये लागू हो गया है। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 से ये एनफोर्स हो गया। ठीक है, तो ये कौन करता है? या तो वहां का राष्ट्रपति करेगा या कोई पार्लियामेंट करेगी। हमारी तो पार्लियामेंट ने किया है, हमारी पार्लियामेंट सबसे बड़ी थी, जो देश की संविधान सभा थी। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रोविजन जितने हैं वो सारे एक बुक या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखे हुए हैं। जैसे यूएस, इंडिया का, दोनों का संविधान रिटन है, सामने है, जो है इतना है, पर इसके ऊपर नीचे संविधान में नहीं है कुछ और, इतना ही रहेगा। इनके यहाँ संविधान है, अभी नहीं पता संविधान पूरा है कि नहीं है, वहां पता नहीं कल को कुछ और हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते। वहां पे हो सकता है कोई एक ही एक्ट आए ऐसा और वो बोल दे कि सारे पुराने एक्ट खत्म हो गए, आज से ये एक एक्ट है, क्या पता हो जाए भैया उनके यहाँ। हमारे ऐसा नहीं है, हमारा संविधान रिटन है, लिखा हुआ है, सारे जितने प्रोविजंस हैं वो एक बुक के फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमने वहां पे लाके रख दिए हैं कि साहब ये है। नेक्स्ट आते हैं रिटन और अनरिटन पे। अब इसमें एक डिफरेंस है, ये हम कई बार देख भी चुके हैं। जैसे ब्रिटिश में, जब भाई इनके ब्रिटेन पार्लियामेंट में, यहाँ पे तो पार्लियामेंट ये जो है सबसे सर्वे सर्वा इनका, तो ये क्या करते हैं, ये अपने संविधान को बोलते हैं कि साहब हमारा संविधान जो है वो नॉन डॉक्यूमेंट्री है, और यूएस वालों का जो है वो है डॉक्यूमेंट्री। ये क्या हुआ सर, डॉक्यूमेंट्री वर्ड कहां से आ गया? तो डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, किसी की जब आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो, जैसे जब महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर आई थी तो वो उनकी डॉक्यूमेंट्री है। सचिन तेंदुलकर की जी की जब पिक्चर आई थी तो वो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उनकी जीवनी के बारे में सारा दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने मेहनत करी है, कैसे इन्होंने आज का खिताब पाया है, जहां आज जिस मुकाम पे हैं। तो क्या किया गया, मतलब हमने उनके फैक्ट्स को देखा, उनके जीवन के फैक्ट्स को। हमने बोला कि अच्छा सर, आपने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, ठीक है, हम आपके कोई अगर फोटो मिल जाए तो, कोई आपके उस समय की वीडियो मिल जाए तो, कोई आपके पेरेंट्स का उस समय का कोई 1-2 इंटरव्यू मिल जाए तो, हमने उठा के उसको रखना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री कई कई चीज़ों में बनती है। डॉक्यूमेंट्री कई बाहर के भाई डायरेक्टर आते हैं, इंडिया में आके डॉक्यूमेंट्री बना के जाते हैं और ऑस्कर पा जाते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब होता है कि कोडिफाई करना। अब यहां पे अगर नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है तो इनके यहाँ अनकोडिफाइड है। हमारे यहाँ और यूएस में अगर डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब वो एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां हर चीज को लाइन टू लाइन, एक के पीछे एक सारे प्रोविजन लिखते चले गए हम। जैसे आईपीसी है,
तो आईपीसी क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। अब ये बनाई गई थी 1860 में, तो हम इसको बोलते हैं कि ये 1860 में कोडिफाई करी गई है। कोडिफाइड, कोडिफाई वर्ड से आया ये, कोडिफाई। तो तब मैकाउले आए, उन्होंने साहब इसको कोडिफाई कर दिया हमारे आईपीसी को 1860 में आके। तो इन्होंने क्यों किया? क्योंकि उस समय कई ऐसे पर्सनल लॉ चल रहे थे, कई ऐसे क्रिमिनल लॉ थे जिनकी सजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से। कोई मौलाना कह देते हैं कि साहब चोरी करी तो हाथ काट दो, कोई हिंदू पंडित कह देते हैं कि साहब अगर चोरी करी तो कान में गरम तेल डाल दो, भाई कान में गरम तेल डाल दो। ये क्या हुआ सर? ये तो उस समय के वाइसरॉय हिल गए, गवर्नर साहब हिल गए, उन्होंने कहा चल क्या रहा है यहाँ, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। 1860 में हमारे पहले वाइसरॉय कौन थे? क्योंकि 1858 में तो आया था जब ये अपना क्राउन रूल। तो जब वो वाइसरॉय थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा बाप रे बाप, यहाँ तो अलग बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, रुको इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने पहले मैकाउले को बुलाया कि जरा यहाँ आओ, इनके सारे संविधान, इनके सारे अपने अपने जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं, इनको सबको पहले सुनो और एक जगह कोडिफाई करके लिखो, एक जगह इसको ऐसा लिखो हमारे कचहरियां, कोर्ट कचहरी सुन ले, समझ ले। तब एक हमारा कोडिफाई किया गया कि हाँ साहब चोरी की सजा ये है, ठीक है, 302 की सजा ये होगी, 306 की सजा ये होगी, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोडिफाई करना। अब यहीं पे कोडिफाई जब होता है तो क्या होता है, प्रोविजन सारे इनकॉर्पोरेट होते हैं किसी एक फॉर्म ऑफ बुक, वही सेम बात। कुल मिला के काफी ज्यादा रिटन, अनरिटन और इनएक्टेड, इवॉल्व काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं सुनने में, कि एक ही तो बात कह रहे हो सर, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हो आप। तो प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट हुए इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें बना दिया गया कि हाँ साहब ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा, फॉर्मुलेटेड एंड एडॉप्टेड बाय अ बॉडी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। सेम बात कि ये जब बनाया गया था तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ने, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन ने, नाम दे लो, कुछ भी नाम देने में क्या है। तो नाम दे दिया गया, काउंसिल ने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है, बहुत बड़ी संविधान सभा है, इन्होंने बनाया है। फिर कहाँ कहाँ, यूएस, कनाडा, जापान, फ्रांस और इंडिया, ऐसे देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो इनैक्ट किया गया है बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ए कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन फॉर एग्जांपल। और इसमें एक हमारे यहाँ सारे प्रोविजन जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करके, कोडिफाई करके हम उसको डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और हमारे यहाँ वो शामिल है। इनके यहाँ कहानी, इनके यहाँ कोई कहानी नहीं है, इनके यहाँ जो है वो पार्लियामेंट है, इनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है और जो इनका हाउस ऑफ लॉर्ड है, अपर हाउस लोअर हाउस ऐसे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। तो इनके यहाँ यही सब कुछ है, इनका जो मन करेगा वो सब कर देंगे ये। तो इनके यहाँ कुछ नहीं है रिकॉर्डेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक और डॉक्यूमेंट, नहीं कुछ नहीं, जो है हम बताते चलेंगे, रोज सुबह उठ के मान लेना उसी को, ऐसे चल रहा है इनके यहाँ। यहाँ पे कोई फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, या जो जो वहाँ चार्टर हैं, जो जो स्टैट्यूट्स हैं, या कोई जुडिशियल डिसीजन आया है कोई बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है एंड नॉट डेलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय ए बॉडी। किसी बॉडी ने, किसी प्रॉपर किसी संस्थान ने इसको इनैक्ट करके खड़ा करके नहीं दिया है। इसको जिसने दिया है वो दिया है बाय प्रैक्टिस। नॉर्मल कन्वेंशन चलते आ रहे हैं, नॉर्मल सदियों से एक प्रथा है तो प्रथा ही है, अब रहेगी तो रहेगी वो भी। तो उससे ये चल के आए हैं, कैसे कैसे, प्रैक्टिस क्या है, क्या प्रिंसिपल है, कि साहब पास कैसे कराया जाएगा एक्ट। तो पहली बार जैसे एक्ट पास हुआ, हमने बोला कि हाँ राजा से पास होगा, तो ठीक है राजा से पास होता रहेगा, वो इनके आज भी चल रहा है, ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ बाकायदा उसको बिल को एक्ट बनाने के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए, वो संविधान में मेंशन है, तो हमारे कोडिफाई कर दिया उस चीज को। पर इनके यहाँ माना गया कि हाँ जब राजा ने पहला साइन किया है तो बाद में भी करता रहेगा राजा, करने दो, ठीक है, लोग मानते हैं राजा को, तुम मानो। यहाँ पे ऐसी चीजें चलती हैं, स्टैट्यूट्स, जो एक बार आ गया चार्टर, कभी कोई रेगुलेशन आ गई तो आ गई, कोई प्रैक्टिस, कन्वेंशन, कस्टम, कुछ भी ऐसा चीज आ गई तो है यहाँ पे खाली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका पार्लियामेंट चलाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी, दोनों तरह के संविधान होते हैं। तो लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर आप अमेंडमेंट देखोगे ना संविधान का, कैसे अमेंडमेंट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान दो तरीके के हैं, या तो रिजिड होंगे या फ्लेक्सिबल होंगे। अच्छा साहब, रिजिड कैसे होते हैं? कि ये तो आदित्य सर हमको पहले पढ़ा चुके हैं कि रिजिड तो वो होगा जो इनइलास्टिक होगा, जो बार बार खींचेगा और ऐसे छीना नहीं जाएगा, जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जहां पे कोई भी अमेंडमेंट, संशोधन लाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर पास करना पड़ता है। जैसे यूएस 3/4 स्टेट्स की हाँ चाहिए, इंडिया में 50% स्टेट्स की हाँ चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ। तो हमारे यहाँ आप देखोगे तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है हमारे यहाँ, मतलब दोनों चीजें हैं। तो
यूएस में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कितना बड़ा टास्क हो गया है। एक राष्ट्रपति अगर आ गया चुन के, ट्रंप या बाइडेन जो भी हो, तो इनको संविधान में कोई चीज अगर छेड़छाड़ करनी है तो इनको 50 में से 3/4 स्टेट्स चाहिए जो इनके साथ हों, कि तब ये हाँ बोल पाएंगे, अच्छा हो पाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इनके पास स्टेट्स जो हैं, जो लोअर जो गवर्नमेंट है, जो सेकेंडरी गवर्नमेंट है, उसके पास बहुआयामी पावर है, मल्टी डायमेंशनल पावर है। हमारे यहाँ पावर थोड़ी सी सेंटर के पास ज्यादा है। तो इसलिए हमारे यहाँ संविधान में अमेंडमेंट आसान भी है, टफ भी है, दोनों चीजें हैं। फ्लेक्सिबल कहाँ कहाँ होगा? यूके, न्यूजीलैंड में ऑफ कोर्स, जहाँ संविधान है ही नहीं, तो वहां पे आसानी है, कुछ भी बदल लो, कुछ भी रोज उठा के सुबह उठो नया बदल डालो, कुछ भी लिख दो। तो ये बोलते हैं इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलास्टिक है, खींच लो, छोटा कर लो, कैसे भी हो जाएगा। इसको बोलेंगे इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ ये नहीं छीना जा सकता, ये छेड़ा नहीं जा सकता है, ये तो बड़ा काम है, ये तो हो गया, ये तो बन गया तो बन ही गया, ऐसा है यहाँ पे कभी चेंज आएगा तो 4 साल में एक बार चेंज आ गया तो, नहीं तो नहीं आया, क्या पता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। समझ में आ रही है बात? पर रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों नहीं है, तो कुछ तो होगा। तो नेहरू जी ने बोला इसके लिए कि देखो, अगर आप रिजिड कर दोगे ना तो नेशन की ग्रोथ रुक जाएगी। हम चाहते हैं कि संविधान ऐसा हो जो छेड़ा नहीं जाए, जो संविधान जो है जो अमर रहे, अजय रहे, सबसे ऊपर रहे। पर अगर हम इसको रिजिड बना देंगे ना तो देश की ग्रोथ रुक जाएगी। संविधान को ऐसा रखो कि आने वाले समय के हिसाब से ढलने लगे, संविधान में जगह हो, ऐसी खाली जगह हो जो कभी आगे चल के जो लोग आने वाले जो एमपीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो उस जगह को भर सके। ये इन्होंने, नेहरू जी का ये कोट था। जब भी रिजिड फ्लेक्सिबल का क्वेश्चन आए, नेहरू जी का स्टेटमेंट जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ही इसको भैया पास करवाने में बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है। सो इनके कोट को हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू फेडरल या यूनिटरी। ये क्या हुआ सर? ये भी आप पढ़ा चुके हो सर, बताओ क्या होता है। तो फेडरल माने जहां पे दो सरकारों की पावर की डिवीजन की बात होती है। क्या क्या? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, दोनों, सेंटर पे भी और रीजनल जो प्रांतों में जो है, जो रीजन्स में है, स्टेट्स में है, उनके ऊपर। और इन दोनों को संविधान एनेबल करता है टू ऑपरेट इन द रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन इंडिपेंडेंटली। जैसे यूएस में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया में, भाई ब्राजील में। तो इन देशों में क्या है कि एक तो सेंटर में सरकार है, वॉशिंगटन में सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में सरकार है अपने कैनबरा में, ठीक है, कनाडा में है ओटावा में। तो सेंटर तो है ही है स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जो वहां के प्रांत हैं, जो वहां के प्रोविंस हैं, स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, उनमें भी अपने अपने ऐसी सरकारें हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने जुरिसडिक्शन में अपना अपना काम कर रही हैं। उनको कोई छेड़छाड़, उनको कोई ज्यादा नहीं करता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा फेडरल और यूनिटरी में हमारे यूनिटरी पे ज्यादा फोकस है। तो यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी होता है जहां पे पावर का कंसंट्रेशन होता है नेशनल गवर्नमेंट के पास, जो सेंटर में जो सरकार है उसके पास पावर ज्यादा है। और रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑपरेट करती हैं एज सबऑर्डिनेट्स, एज जूनियर एजेंसीज ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट्स एक्सरसाइज ओनली सच पावर्स विच मे बी डेलीगेटेड टू देम बाय द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट ने उनको पावर दे दी कि तुम छोटे भाई हो ना, तुम एक काम करो, तुम छोटे बल्ले से खेलो। तो अब अगर छोटा बल्ला दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट का आप जिम्मेदारी को छोटे बल्ले से ही खेलेगी, ठीक है। अब वो ये नहीं कर सकती कि साहब तुम्हारे पास बड़ा बल्ला, मुझे बड़ा बल्ला चाहिए, मैं तो अभी छोटा हूं, तो नहीं हो सकता। तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। अभी हम यूएस कनाडा जैसे हम बिल्कुल विकसित देश नहीं हुए, अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी हमें समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा सेंटर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। हमारा सेंटर, हमारा जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार जो है, वो थोड़ी दिल्ली में जो बैठती है, नॉट दिल्ली की सरकार, बट दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है मेन सेंटर की, वो थोड़ी हावी रहेगी, वो थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, ताकि कोई भी स्टेट, कोई भी नए छुटपुट स्टेट आगे कुछ ना कुछ बवाल ना शुरू कर दें। सेंटर की जिम्मेदारी होती है संभालने की। तो कहाँ कहाँ होती है? यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे। हमारे यहाँ जो हुआ, हमारे यहाँ थोड़ा सा नेशनल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा, हमारे यहाँ मतलब टेंडेंसी है, इस तरफ झुकाव ज्यादा है नेशनल की तरफ। जैसा इवॉर जेनिंग्स कहते हैं कि हम एक फेडरेशन है विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इवॉर जेनिंग्स साहब के कोट हमने कई बार देखे हैं, कई बार हमने पढ़े हैं। हमारा संविधान जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स लिए बैठा है। जैसे क्या क्या, अभी देखते हैं एक एक करके। ये हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं सारे।
स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एप्लीकेशन ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये सारे के सारे फेडरल फीचर से कम है ना, ये ज्यादा है ना। तो यूनिटरी जो फीचर हैं वो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं कि बड़े बड़े फीचर हैं जो ज्यादा मतलब अहमियत रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और फेडरल फीचर जो हैं वो कैसे कैसे हुए कि दो गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर कैसी होगी। भाई संविधान रिटन तो है ही दोनों के लिए, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर हावी ना हो जाए एकदम ही, या स्टेट उपद्रव ना कर दें, तो संविधान पहले ऊपर रहेगा। संविधान ऊपर है, सरकारें नीचे हैं उसके। नाउ रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान इतना हल्का नहीं है कि सुबह उठ के सेंटर बदल दे शाम तक, नहीं हो पाएगा। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है, दो हाउसेस है, लोअर हाउस भी है जहां मेंबर, जहां हमारे लोकसभा के हमारे एमपी जाके बैठते हैं, अपर हाउस है जहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहां पे हमारे स्टेट्स के एमपी भी जाके बैठते हैं। तो हमारा संविधान जो है, केसी वेरे साहब ने बोला है कि क्वासी फेडरल है। क्वासी माने सूडो, सूडो। ये ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बताओ। प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव, ये भी एक क्लासिफिकेशन है हमारे संविधान का। क्या है सर, क्या होता है ये? तो प्रोसीजरल क्या होता है? प्रोसीजर माने जो प्रोसीजर फॉलो करे, हु फॉलो, विच फॉलोज प्रोसीजर, फॉलोज प्रोसीजर कि तरीका क्या है, प्रोसेस, प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। कैसे होना चाहिए का हमें आप डेफिनेशन बताओ पहले। तो ये डिफाइन करता है लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कि जो हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं उनका कितना, उनके पास कानूनी और उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन उस पर चेयरमैन बैठेगा, कौन चीफ जस्टिस बैठेगा, कितने जजेस उसके साथ होंगे, कितने असिस्टेंट चेयरमैन उसके साथ होंगे। ये सारे जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, कि एक पीएम है, क्या डेप्यूटी पीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तय होती हैं एक प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन से, कि संविधान प्रोसीजर आपका तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कैसे होनी चाहिए। और लीगल लिमिट सेट करता है ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। साफ बात है कि अगर सरकारों के ऊपर ये लिमिट ना लगाए, अगर सरकार के ऊपर ये लीगल लिमिट ना लगाए, तो भैया फिर ये संविधान क्या, कौन से प्रोसीजर आप फॉलो करवा पा रहा है? कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हो रहे होंगे। अगर ये लीगल लिमिट नहीं सेट हो रही होगी तो सरकार फिर तो चाहे कुछ भी कर ले, पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की धज्जियां उड़ा दे और पूरे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे, कुछ भी करती रहे, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। तो प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तय कर देता है कि सरकार की लीगल लिमिट क्या है, सरकार क्या नहीं कर सकती। पार्ट 3, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? विच टेल्स व्हाट इट इज, विच टेल्स, इसको अच्छे से लिख देते हैं, टेल्स व्हाट इट इज। अच्छा, इट अज्यूम्स broad consensus on common societal goal that public authorities must strive to achieve। कि क्या देना है तुम्हें, लोगों को, नागरिकों को, हमारे सिटीजन, हमारी जेंट्री को, इंडियन सिटीजन्स को, कि आपको क्या मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कि हमारा प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि हमारे जितने ये सरकारी तंत्र हैं, जितने पब्लिक अथॉरिटी है, जितनी हमारे यहाँ इतनी ये जो प्राधिकरण है, डेवलपमेंट बोर्ड है, काउंसिल है, इन सब के पास, सरकारों के पास क्या ऐसे कुछ गोल तय है कि नहीं, इनके पास कुछ ऐसे एम इनके सामने है कि नहीं, कि क्या करना है, करना क्या है, ईपीएसपीस करने हैं, पार्ट 3 फॉलो करना है। साथ ही हमें ये करना है कि साहब लोगों का उत्थान हो, लोग भूखे ना सोएं, लोग, हमारे वनस्पति, हमारे जितने हमारे वन संपदा है उसका हमें उसको बचा के रखना है। तो ये सारी चीजें हमारा संविधान कहता है कि आपको ये करनी है। तो ये बताता है कैसे करनी है, ये बताता है क्या करनी है। दोनों में डिफरेंस हो गया, ये भी हो गया। हमारा संविधान में दोनों ही फीचर हैं। नाउ कम्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसका मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में मतलब बताऊं ये क्या होता है। जैसे मान लो ह्यूमैनिटी है और ह्यूमन। तो अगर मैं बोलूं कि मैं एक मानव हूं, हाँ ठीक है सर आप मानव हो, पर क्या मैं मानवता हूं? नहीं, मैं मानवता को फॉलो कर सकता हूं, ठीक है।
मैं एक मानव होके, एक इंसान होके मैं इंसानियत को फॉलो कर सकता हूं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हुआ वो फीचर, वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो एक सिद्धांतवादी सरकार को फॉलो करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सिमल्टेनियस टू ह्यूमैनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज सिमल्टेनियस टू ह्यूमन। आया समझ में? ठीक है, इंसान इंसानियत, मानव मानवता, फर्क समझ में आ गया क्या होता है कि क्या फॉलो करना है और कौन फॉलो कर रहा है, बस ये समझना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो दोनों में फर्क ये होना, ये दिखता है, यहां पे दिखता है कि कहीं कहीं ऐसे देश हो सकते हैं, ये देख रहे हो दोनों की फोटो, समझ में आ गई कौन से देशों की बात हो रही है? तो ऐसे देश हो सकते हैं जहां पे भले ही संविधान तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर वहां पे संवैधानिकता नहीं है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ही नहीं। वहां इन लोगों ने कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट लोगों के वायलेट नहीं किए हैं बताओ? सब तो कर दिए इन्होंने। तो इसका मतलब है कि ऐसे देश हो सकते हैं जहां भले ही संविधान हो, वो संविधान भले ही लोगों के मन मर्जी से नहीं बन रहा हो, वो संविधान बना है किसी एक तानाशाह के मन से, उसने कहा कि यही सही है तो यही सही है। इन्होंने कहा कि अगर मेरे जैसे बाल नहीं रखोगे पूरे देश के लोग तो मार दूंगा जान से। तो ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये क्या रूल है ये? एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही, जहां पे डिक्टेटर्स का वर्ड इज द लॉ, जहां डिक्टेटर जो बोल देगा वही कानून है, ये कैन बी सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आई बात समझ में? कि संविधान तो यहां भी था, यहां भी एकदम बनाया था इन्होंने, मार्शल लॉ लगा दिया था, लोगों को इतने 6 करोड़ ज्यूस को मार दिया था इन्होंने। तो क्या ये इनके पास संविधान नहीं था? संविधान था इनके पास, पर क्या वो संविधान संवैधानिकता फॉलो कर रहा था? नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो ये फर्क हमें दिखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पे आते हैं हम, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन दोस पावर्स। कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता, ये बता देती है कि हाँ हम मान रहे हैं कि एक सरकार की जरूरत है जिसके पास पावर हो, पर साथ ही साथ हम उस पावर पे थोड़ी सी लिमिटेशन लगाएंगे ताकि अनलिमिटेड पावर ना हो जाए, जिसकी वजह से एक ऑथोरिटेरियन ऑपरेसिव गवर्नमेंट पैदा ना हो। जैसे पिछली एक फोटो आई थी पीछे, जहां पे एक नीचे फोटो आई थी जहां पे मैंने बताया था एक मौलाना जी की फोटो लगी हुई है। तो उनके देश में क्या हो रहा है? उनके देश में अनलिमिटेड तानाशाही चल रही है। वो जो साहब हैं पूरे देश में अलग ही हुक्म चलाए पड़े, अपने अपना चला रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? उससे एक अनलिमिटेड पावर पैदा हो गई है। एक तानाशाही सरकार, एक ऐसी सरकार जो ऑपरेशन कर रही है लोगों का, वहां की जनता का, वहां के लोगों का, तो वो चीज कभी ना हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ एक सरकार होने की जरूरत है, यस सरकार होनी चाहिए विथ पावर्स, बट पावर्स का एक लिमिट होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इंपोजेस लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंटल पावर ओनली व्हेन अ कंट्री हैव नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक ही बात के दोनों, मतलब एक ही मीनिंग की दो बातें हैं। ठीक है, हमारा संविधान जो भी होगा किसी भी कंट्री का, वो लिमिटेशन लगाता है सरकार पे, और तब लगाता है जब देश में संविधान भी ना हो, संविधान हो साथ ही साथ संवैधानिकता भी हो, दोनों चीजें हो। तो ये हो गया एक फर्क। तीसरा देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉलिटी गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंश्योर्स लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। पहला पार्ट तो हमें समझ में आ चुका है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, हर जगह हर डायमेंशन में घुसे ना हो सरकार का एक काम होना चाहिए, सरकार रेगुलेट करे, सरकार मॉनिटर करे, सरकार सुपरवाइज करे और सरकार गाइडलाइन दे, पर सरकार बीच में घुस के सिस्टम चलाए नहीं हर समय। तो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और रूल ऑफ लॉ, ये आपको पता ही है, A.V. डाइसी साहब का कोट है ये। A.V. डाइसी साहब का जिक्र कर देना जब भी क्वेश्चन आए, क्योंकि A.V. डाइसी साहब ने ही रूल ऑफ लॉ का आइडिया दिया हुआ है। तो ये क्या करता है? अपोज आर्बिट्रेरी, डिस्पोटिक, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल। ये सारे तानाशाही वर्ड के मतलब हैं अलग अलग। आर्बिट्रेरी माने कैसा भी, कभी भी कुछ भी लगा दिया, किसी ने सजा करी, ये भाई किसी ने चोरी करी उसको सजा ऐसी दे दी, किसी ने चोरी करी सजा उसको अलग दे दी, तो ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। डेस्पोटिक मतलब एकदम बावलेपन की कानून बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। ऑथोरिटेरियन एकदम तानाशाही हो रही है, अथॉरिटी चल रही है एक ही आदमी की। और टोटलिटेरियन मतलब टोटल जो पावर है मेरे ही अंदर है और कहीं है ही नहीं, वैसी वाली पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगी? जो नेसेसरीली बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक माने वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, भले ही
सरकार कितनी भी स्ट्रांग हो, सरकार के पास मेजोरिटी बहुत हो, पर वो सरकार लोकतांत्रिक होगी, 5 साल में गद्दी से उतारी जाएगी, लोग दोबारा चुनेंगे, दोबारा चुन के भेजेंगे अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो। फिर नहीं तो वो जनता के सामने जाएंगे, जनता से बोलेंगे महाराज वोट दे दो, फिर आ गए आपके पास हाथ जोड़ते हुए 5 साल बाद, अब फिर अगली बार 5 साल बाद मिलेंगे। तो ये भी हो सकता है, पर जनता के घुटनों पे तो है ना वो उस समय जब वोट मांग रहे हैं। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉलो करती है। और जो रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स प्लेस इन हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आए हैं वो इसी फ्रेज के ऊपर आए हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर, एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न एंड कंफर्म टू द रूल्स एंड लॉज। कि कॉन्स्टिट्यूशन का रियल जस्टिफिकेशन वही मिलता है जब गवर्नमेंट लिमिटेड हो और रिक्वायर करे दोज हु गवर्न एंड कंफर्म टू लॉज एंड रूल्स, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसी की सुनेगा जो कंफर्म करता है, जो मतलब बात मानता है रूल्स की, लॉज की, गाइडलाइंस की, प्रॉपर कानून की जो बात मानेगा उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट है भी, इसको हम रिकॉग्नाइज करते भी हैं, और यही गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज को फॉलो भी करेगी, लिमिटेड भी रहेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की कुछ डेफिनेशंस दी गई है, केसी वेरे साहब ने दी है, रूसेक साहब ने दी है, इसके अलावा कार्ल फ्रेडरिक ने दी है, और इबेमा ने भी दी है, एसपी इबेमा, आगे देखेंगे उनको। तो तीनों चारों ने जैसी जैसी डेफिनेशन दी है इस किताब में, इन्होंने पहले तो अपनी अपनी किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन, हमारी इस किताब में इन डेफिनेशंस को उठा के डाल दिया गया है। कुल मिला के सारी डेफिनेशंस का मतलब एक ही है। भले ही आप एक डेफिनेशन लिख दो, आप नाम एक्स्ट्रा लिख देना कि साहब केसी वेरे ने भी ऐसा कहा है, हम रोसेक साहब ने भी ऐसा कहा है, और अगले पेज में यह लिख देते हैं कार्ल फ्रेडरिक इन्होंने भी इसी तरह की बात करी है, और साथ ही एसपी इबेमा, ये इंडियन वर्ड नहीं है, बाहर के वर्ड है, ये सारे के सारे, ये सारे जितने भी हैं, तीनों चारों पांचों, ये सब के सब, एलियट साहब को भी जोड़ लो इसमें तो, और सर एवॉर्ड जेनिंग्स को भी जोड़ लो इसमें, तो ये सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, लीगल जूरिस्ट हैं, लीगल स्कॉलर्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा लीगल ज्ञान है, तो इन लोगों की बातों को हम मानते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये सब भी कहते हैं कि साहब ये एक है सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे एक सरकार के ऊपर, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ऑन रूलिंग पार्टी। ठीक है सर, ओके। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मैं पीछे जो लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज एंटी थेसिस टू आर्बिट्रेरी पावर। सर क्या क्या लिख रहे हो आप, समझ में आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार होगी, जो संवैधानिक सरकार होगी, वो एंटीथेटिक होती है। एंटीथेटिक माने कि उसके ऑपोजिट होती है। एंटीथीसिस, थीसिस एक होती है ना, थीसिस माने थ्योरी, जो पीएचडी में लिखते हैं, तो उसके एंटी थ्योरी कौन सी होगी? सीजी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है, वो आर्बिट्रेरी सरकार के अगेंस्ट होती है, आर्बिट्रेरी रूल के अगेंस्ट होती है। रूल, गवर्नमेंट, कुछ भी लिख लो। अब पीछे चलो एक बार, केसी वेरे साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, दिस मीन्स समथिंग मोर देन अ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ? इट मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज टू आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। सेम बात, सब तीनों चारों ने मिल मिला के एक ही जैसी बात बोली है, पर अपने अपने शब्दों में बोली है, इसलिए लगता है कि ओहो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो इट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स एंड कैपेसिटीज ऑफ दोज हु एक्सरसाइज पावर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, वो एक रेगुलर गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी वो? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल चलेगी, वो लिमिटेड होगी बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान ने जो टर्म्स दिए हुए हैं, वो उनसे लिमिट हो जाएगी, वो उनकी वजह से थोड़ी सी लिमिट में रहेगी, औकात में रहेगी। और इसके अलावा वो ऐसी नहीं होगी कि जो लोग रूल कर रहे हैं वो कुछ भी अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लें। उनके डिजायर है कि साहब एक काम करो कि पूरा पार्ट 3 हटा दो, नहीं हटा सकते, सॉरी, जुडिशरी बैठी हुई है। और अब जैसे रोसेक साहब हैं, इन्होंने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, दिस मीन्स एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। दिस मीन्स यही लिमिटेड गवर्नमेंट ही होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ इट इज द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ रूलर्स
regardless of the actual form of effectiveness of restraints, it assumes limitations on government as opposed to arbitrary government. सेम बात, सेम टू सेम बात वही बोल रहे हैं कि साहब जब भी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होगी वो बेटर है, वो ऑपोजिट है टू द आर्बिट्रेरी रूल, टू जो भी मतलब एकदम बेखौफ बेलगाम एकदम किसी भी मन मर्जी की सरकार से ज्यादा अच्छी होती है लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, तीनों चीजें। ठीक है, ये दोनों चीज तीनों चीज हम समझ गए। नाउ कम्स ऐसे एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट बनाते हैं। तो लुई हेनकिन साहब ने हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए, 8 पॉइंट है। क्या दिए इन्होंने कि पॉपुलर सॉवरेंटी होनी चाहिए, पॉपुलर माने पब्लिक की, तो पब्लिक सुप्रीम है, जनता सुप्रीम है, वी द पीपल हमने बना के भेजी है। जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रीएम्बल की, सरकार की, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हम। अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल। जब हमने वोट देके, हमने अंगूठा लगाया, हमने अपनी उंगली पे स्याही लगाई, तब हमने उस सरकार को वहां भेजा और हमने कहा कि 5 साल के लिए हम तुम्हें चुन रहे हैं, हमारी कंसेंट है आपके साथ, आप जाओ और हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के, चुन के भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे लिए काम करो। ठीक है, हमारे ऊपर राज मत करो, हमारे लिए जाके काम करो। और हम ही हैं जो सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर हैं, हम ही से है, वी द पीपल। बस ये जान लो। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इसमें 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल, फिर आ गए वही सारे। तो एवी डाइसी साहब का जो कोर्ट था ये रहा, ये बेसिक फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। क्या है सर ये, क्या बोल रहे हो आप? तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, के तानाशाही वाली ताकत नहीं होगी, पावर आर्बिट्रेरी नहीं होगी, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम सजा, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल है लॉ, कानून की नजर में। कानून भले ही अंधा है, इसीलिए अंधा है ताकि सब बराबर है उसके लिए, कोई ज्यादा गोरा काला कुछ नहीं है उसके लिए, कोई अमीर गरीब नहीं है उसके लिए, कानून के लिए सब इक्वल है, सब बराबर है। तीसरा, जो हमारे यहाँ नहीं है, तो पर एवी डाइसी साहब क्योंकि वहां के हैं इंग्लैंड के, तो इनके यहाँ क्या है, इंग्लैंड में इंडिविजुअल की सॉवरेंटी को काफी अहमियत दी गई है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। तो प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको बोला गया है कि साहब ये प्राइवेसी है, अगर आप इसको सर्वोपरि मान रहे हो तो आपको मिल जाएगा कुछ रूल ऑफ लॉ, मिल ही जाएगा, देखना आप। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जो संविधान है दैट इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे यहाँ तीसरा पार्ट नॉट इन इंडिया लगता है, नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया येट। हो सकता है 5 साल बाद लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ ऊपर के दोनों पार्ट लगते हैं, तीसरा वाला नहीं लगता है। तीसरा वाला लेकिन रूल ऑफ लॉ का पार्ट बनता है। क्या है एस्पेक्ट, फिर से बताऊं, इंडिविजुअल राइट्स की प्राइमेसी। प्राइमेसी माने पहले, इंडिविजुअल राइट्स पहले आएंगे। पहले इंडिविजुअल राइट्स है, मेरे अधिकार हैं, अगर आप मेरे अधिकारों की इज्जत कर रहे हो और मैं आपके अधिकारों की इज्जत कर रहा हूं तो मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इन यूके। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स बनता है इंडिविजुअल राइट्स का। ठीक है, हमारे संविधान को अहमियत दी गई है, संविधान को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बोला है कि सर्वोपरि है, बेस्ट है, सबसे बड़ी चीज है, ये बोल दिया गया है। नाउ कम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जब सरकार डेमोक्रेटिक होगी, लोकतांत्रिक होगी, तो वो सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। किसको? पार्लियामेंट को। किसको? जनता को। कोर्ट ऑफ पीपल में, कोर्ट ऑफ पब्लिक में, जनता की, भाई जनता की भले ही उसके पास कोई आवाज ना हो 5 साल तक, पर 5 साल बाद जब सरकार गिरेगी और सरकार जब लोकसभा भंग होगी तो उसके बाद ये सारे एमपीज वापस सड़क पे आएंगे, हमारे सामने रैलियां करेंगे और हमसे वोट मांगेंगे। तो हम एक कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में तो इनकी अहमियत है। कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन मतलब क्या हुआ ये, कि जनता देखती सब है, भले ही भूल भी जाती है, भले ही याद नहीं रखती है, जो भी है, पर जनता देखती सब है, उसको सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जनता की नजर में एक सरकार जो डेमोक्रेटिक है, जो सरकार लोकतांत्रिक है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू बोथ, टू पार्लियामेंट भी और टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी। यानी जनता की आपस में लोग ओपिनियन बनाते हैं, हम लोग खड़े होकर चौराहे पे चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग बैठ के अखबार पढ़ते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं कि साहब ये नहीं हुआ है, या सरकार ने ऐसा एक्शन लिया है, देखो देखो देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, एक अपनी कंसेंसस बना रहे हैं।
हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, नहीं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, या सरकार को ये करना चाहिए था, या ये नहीं करना, ये ऐसा और करते तो अच्छा रहता, तो मतलब हमने एक ओपिनियन बना ली, तो सरकार अकाउंटेबल तो होगा ही हमारी नजरों में। भले ही हम उसको उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकते, पर अगले 5 साल बाद तो एक्शन लेंगे ना, जब भी आएंगे उतर के। और सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स चेक्स एंड बैलेंस लगाता है। जब तीनों ऑर्गन्स पे अपनी सेपरेट सेपरेट पावर है, ठीक है, ये यूएस के पब्लिक स्ट्रक्चर की फोटो है, पॉलिटी स्ट्रक्चर की फोटो है। इसमें व्हाइट हाउस भी है, इसमें कैपिटल हिल भी है, इसमें हमारे यहाँ जुडिशरी भी है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर लगी हुई है। जब हम एक एलिमेंट देखते हैं लुई हेनकिन साहब का कि क्या है ये रूल ऑफ लॉ, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इन्होंने बताया हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चेक्स और बैलेंस लगाने के लिए। चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है कि ये ऑर्गन जुडिशरी जो है वो दोनों को चेक कर रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो चेक की जाती है थ्रू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का कोई काम जुडिशरी चेक करती है। जुडिशरी का कोई भी गलत फैसला होगा पार्लियामेंट उसको पलट देगा। तो मतलब तीनों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगे हुए हैं। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशरी किसी कार्यपालिका की, किसी पार्लियामेंट की गुलाम बन गई तो फिर तो गेम ओवर, फिर तो काम खत्म, फिर तो अब कोई अहमियत ही नहीं है भाई कोर्ट होने की। तो जब कोर्ट में सजा मिलेगी ही नहीं कातिल को, तो कोर्ट जाएगा कौन? ये बात। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, समझ में आया? हमारी जो मिलिट्री होनी चाहिए वो सिविलियन कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारे जो मिलिट्री का सबसे बड़ा कमांडर होता है वो कौन होता है? जो होता है वो सिविलियन ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे मिलिट्री कंट्रोल है ऑफ सिविलियंस, वो तो नहीं है। वो तो जिस देश में है वो देश भुगत रहा है अपना अंजाम, कि वहां पर उन्होंने देख लिया मिलिट्री को पूरी ताकत देके, और वहां मिलिट्री ने जो किया है उस देश ने, वो आज तक भुगत ही रहा है, अभी तो आगे भी भुगतेगा वो। तो हमारे यहाँ मिलिट्री के ऊपर जो सुप्रीम कमांडर बैठता है वो एक सिविलियन है ना? समझ में आ गया ना कौन है वो सिविलियन? बताना मुझे अगर पता चल गया तो। पुलिस गवर्न्ड बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। अगर पुलिस लॉ से नहीं चलेगी तो भाई पुलिस कर क्या रही है? फिर तानाशाही करेगी पुलिस? फिर पुलिस झगड़ा करेगी क्या लोगों से, आम जनता से? जनता को डराएगी क्या पुलिस? पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए है, जो लॉ तोड़ेगा उसको सजा देने के लिए है, और जुडिशियल कंट्रोल में रहेगी। ये नहीं कि 3rd डिग्री टॉर्चर दे दिया, थाने में मार दिया, पुलिस कस्टडी में मर गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पुलिस एक गवर्न होनी चाहिए थ्रू लॉ, थ्रू सीआरपीसी, थ्रू सीपीसी, थ्रू आईपीसी, अलग और अपने मन से ना करे कुछ भी ये चीज। फिर रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। अगर मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं तो मैं इसके लिए भी लड़ूंगा कि आप अपने अधिकारों से कभी वंचित ना हो। मैं आपके अधिकारों का भी सम्मान करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा जैसे मैं सम्मान कर रहा हूं आपके अधिकारों का, आप मेरे अधिकारों का भी सम्मान करो। जब हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेंगे तो हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हम पूरा एक एलिमेंट हम प्रॉपर उसको पाएंगे। चैप्टर छोटा था, थोड़ा सा डिटेलिंग थी, थोड़ा सा सेम तरीके की बातें थी, पर इन बातों से हमें यह समझ में आ गया कि ये जो PYQs आए थे ये क्या कह रहे थे हमसे। अब देखते हैं इनको एक एक करके। तो क्या बोला गया 2014 का क्वेश्चन? क्या बोला गया कि पहले तो ये 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, कौन सी? विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, या प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बताओ क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब यह हुआ कि एक संवैधानिक सरकार कौन सी होगी? संवैधानिक सरकार क्या ऐसी होगी जो रिस्ट्रिक्शन प्लेस करती है ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, जो स्टेट के हित में लोगों के ऊपर, लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन बांधती है, या उल्टा जो प्लेस करती है इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ऑन स्टेट की अथॉरिटी पे जो रेस्ट्रिक्शन लाती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। समझ में आ गया होगा आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आंसर इसका? इसका आंसर होना चाहिए 2। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, वो इफेक्टिव रिस्ट्रेंट प्लेस करती है अपने स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर, ताकि लोगों की लिबर्टी बनी रहे। उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट में स्टेट अपने ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन प्लेस करता है, अपने ऊपर कुछ ऐसे बंधन बांध के रखता है कि मैं पूरा लोगों के अधिकारों को एकदम उड़ा ना दूं, एकदम धुआं ना कर दूं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज स्टेटमेंट 2 ओनली। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या डेफिनेशन क्या होनी चाहिए?
क्या है बाय डेफिनेशन? 2020 का क्वेश्चन है, अभी आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है या तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, या पॉपुलर गवर्नमेंट, या मल्टीपार्टी से, या भाई मल्टीपार्टी गवर्नमेंट, या लिमिटेड गवर्नमेंट। तो क्या मालूम पड़ गया आपको आंसर? आपको दिख गया होगा आंसर, ये रहा आंसर, साफ आंसर है, सीधा आंसर है। चैप्टर मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। एक संवैधानिक सरकार कौन सी होगी? जो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। कितने तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह के चले गए, केसी वेरे कह गए, और हमारे जितने फ्रेडरिक कह गए, हमारे इबेमा कह गए, हमारे कौन और थे भाई, रोसेक थे, वो भी कह गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, एक और क्वेश्चन आया अगले साल, एक बैक टू बैक क्वेश्चन, अ representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution. दिख गया आंसर? चमक गया आंसर? साफ आंसर है सामने। एक संवैधानिक सरकार वो होगी जो लिमिटेड होगी बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेट स्टेटमेंट उठा ली इन्होंने एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, सीधा सीधा 2 नंबर। ये प्री के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन। सोचो, इतने आसान क्वेश्चन है। अगर आपको क्लिक कर गया कंसेप्ट, कह रहे यार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट माने संविधान से लिपटी हुई सरकार, संविधान के बंधन में बंधी हुई सरकार, बस आंसर आ गया सामने। बाकी देखना ही नहीं है। हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, तो वो संवैधानिक होगी जो रियल पावर एंजॉय कर रही है, जो बैठ के पूरे अपने सारी चर्चाएं कर रही है और अपने सारे पूरे गुल मिला दिए सारे पूरे संविधान को। वो नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो यहां हमारा चैप्टर हमारा ओवर हो रहा है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, एंड गुड लक।